नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, लंबे समय से एक सुनवाई चल रही थी, तमाम चुनाव दर चुनाव हमने परिस्थितियां देखी हैं, किस तरीके से सवाल उठाए गए, लेकिन इन सारी चीजों से ना तो इस देश की सरकार को कोई फर्क पड़ा, ना इस देश में चुनाव आयोग को कोई फर्क पड़ा और ना ही कोई फर्क न्यायपालिका को पड़ा। हमने देखा कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी किस तरीके से जो इस देश की जनता को वोट का अधिकार मिला हुआ है उसका कैसे माखौल उड़ाया गया, और उस माखौल उड़ाए जाने में सुप्रीम कोर्ट की अब मुहर भी लग चुकी है। जिस तरीके से पूरा मामला तमाम वोटर्स की का नाम जो है वो गायब कर देने, जो वैलिड नाम थे उनको भी गायब कर देने की बात सामने आई थी। बहुत सारे ऐसे लोग भी अलग अलग माध्यमों से सामने लाए गए जिनका वोट पिछली बार था और इस बार अलग किसी भी कारण से काट दिया गया, और वो भी वो कारण कोई जेन्युइन कारण नहीं है। जब सामने वोटर मौजूद है उसका वोट भी गायब है, और फिर बाद में एक बहुत बड़ा मजाक इस देश की जनता के साथ तब हुआ जब एक स्टेटमेंट आया कि कोई बात नहीं है, आपका वोट इस बार कट गया तो क्या अगली बार आप वोट दे दीजिएगा। और अब खैर फाइनली उस पर एक सुनवाई जो एसआईआर को लेकर के चल रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। दो जजों की बेंच जिसमें खुद सीजेआई थे उसने फैसला दे दिया है, और वो इसकी एसआईआर की वैलिडिटी को उन्होंने संवैधानिक रूप से उसको सही मान लिया है, मुहर उस पर ओके की लगा दी है। लेकिन इस बीच में बहुत सारी खामियां जो सामने निकाली गई हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं किस तरीके से। अब मैं एक वीडियो है योगेंद्र यादव का बहुत छोटा सा स्टेटमेंट सुनवाता हूं कि कैसे आरोप लगा रहे हैं कि अब इस देश में पार्टी एक एक पर्टिकुलर पार्टी यानी बीजेपी का नाम लेते हुए कहा जा रहा है कि वो चुनेगी कि कौन इस देश में वोट करेगा और कौन नहीं करेगा। मैं सुनवाता हूं, योगेंद्र यादव की बात सुनाई जरा। गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। हेमंत सर, योगेंद्र यादव ने जो बात कही ये बात नई नहीं है। लगातार पिछले कई महीनों से ये बात अलग अलग माध्यमों से उठाई जा रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन फाइनली अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है, ये कहते हुए कि संविधान की कसौटी पर एसआईआर जो है वो खरा उतरता है। अब जब खरा उतरता ही है तो जो आरोप है सरकारें वोटर चुनेंगी या सरकार वोटर चुनेगी, अब उसके बाद जनता के पास क्या बचा, और इस पूरी प्रक्रिया में जो अब तक की एक्सरसाइज चल रही थी इसके मायने क्या निकलते हैं, ये समझा जाए। प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो 75 सेकंड का एक ये क्लिप दिखाया आपने, इसमें योगेंद्र यादव ने बता दिया है कि जो नया विश्व गुरु भारत है उसके लोकतंत्र का सच क्या है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। कम से कम माइलॉर्ड इतना तो कर ही सकते थे कि थोड़ा सा भ्रम तो बचा रहने देते, लेकिन आज शायद वो भ्रम की जो दीवार थी वो भी एक तरीके से टूट गई है। और जो बात 10 महीने से लगातार जब से हियरिंग शुरू हुई थी लास्ट ईयर, आपको ध्यान होगा, तब से हम ये बात कह रहे थे कि अब क्या सरकार तय करेगी कि उन्हें कौन चुनेगा। तो ये आज भारत के लिए कितना दुखदाई दिन है, भारत के संविधान के लिए, संविधान के उपासकों के लिए, कि जिस तरीके से अदालत ने जो ये फैसला दिया और एक तरीके से पूरे की पूरी क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए। देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, मैंने एक हेडिंग भेजा, आपको दिखाइएगा जरा, एक अखबार का जो देश का प्रमुख अखबार है, उसने फैसले को रिपोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर अवैध नहीं, चुनाव आयोग ने कानून के मुताबिक काम किया, लिस्ट से हटे संदिग्ध नाम 4 हफ्ते में केंद्र को भेजे। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि एसआईआर वैध है, फिर अवैध नहीं का क्या मतलब? इन दोनों में तो बहुत अंतर नहीं होता क्या?
कि कोई चीज वैध है और कोई चीज अवैध नहीं। इसकी इंटरप्रिटेशन का फर्क है राम प्रकाश जी, और यही वो खेल है जो इस देश में आने वाले दिनों में बहुत लंबे समय तक अब इसी तरीके से चलता रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के जो फैसले है उसको जो बरकरार तो रख दिया, और इसके तहत अभी तक जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं लगभग 10% मतदाताओं के नाम मोटे मोटे हटा दिए गए लिस्ट से। अकेले पश्चिम बंगाल के अंदर 27 लाख के आसपास वोटरों को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष अदालत क्यों नहीं जाता, उन्हें अब समझ में आ जाना चाहिए लोकतंत्र के लिए वास्तव में ये एक काला दिन है और चिंताजनक दिन भी है। आपने इशारे में किया शुरू में कि एक स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट नहीं आई, वो एक ऑब्जर्वेशन थी बेंच पर बैठे हुए जज की, जस्टिस जयमाला बागची की, कि क्या बात होगी, इस बार नहीं होगा तो अगली बार वोट डाल दीजिएगा, क्या खास बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आखिरकार अपना फैसला सुनाते हुए एसआईआर प्रक्रिया को जिस तरीके से सही ठहराया है, कई राज्यों के चुनाव इसी एसआईआर के आधार पर पक्षपातपूर्ण ढंग से ओपनली कराए गए, 10% से अधिक मतदाताओं के वोट हटा दिए गए और पूरे तरीके से अपारदर्शी चुनाव हुआ। और उसके बाद अगर आप इसको लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र के जितने भी जो समझ वाले लोग हैं उनको मुबारक है वो बात। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसी तरह की एक चीज इजराइल में भी होती है, जिसे किसी ने पिछले थोड़े दिन पहले फादरलैंड कहा, याद होगा ना आपको। इजराइल के अंदर 2 तरह के नागरिक होते हैं राम प्रकाश, एक जिनको वोट का अधिकार है, एक जिनको वोट का अधिकार नहीं। तो क्या आपने कोई फादरलैंड से प्रेरणा ले ली है क्या? ये फैसला आएगा अदालत में इस एसआईआर को लेकर के, इस पे आपको, मुझे या किसी भी अन्य व्यक्ति को जो हमारे इस पूरे सिस्टम पर लगातार नजर रख रहा था, किसी को भी कोई संकोच नहीं था। केवल हमें जो इंतजार था वो था कि एक बार एक फॉर्मल ऑर्डर आ जाए ताकि हम उसकी नीति गिट्टी देख सके, उसका बाकी विवरण पढ़ सके, ट्रांसक्रिप्ट के अंदर क्या है वो सारी चीज। ये जो पूरा मामला पिछले साल जून जुलाई में शुरू हुआ था और तब से हम लगातार एक ही दिशा देख रहे थे, और वो दिशा ये थी कि पहले से तय है कि एसआईआर वैलिड ही होगा। लगातार आपने देखा होगा जिस तरह की टिप्पणी आती है ना जब हियरिंग के दौरान, तो उससे आप शायद अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की चीजें आगे आने वाले टाइम में होंगी। इसमें देखिए मजेदार बात एक और है, जिन योगेंद्र यादव का आपने क्लिप दिखाया, एडीआर भी इसके अंदर, योगेंद्र यादव भी एक लिटिगेट थे और एडीआर भी लिटिगेट थे। योगेंद्र यादव आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने भी नहीं गए। उन्होंने लिखा, बाकायदा ट्वीट किया कि मैं फैसला सुनने क्यों नहीं गया, मुझे कोई जिज्ञासा नहीं थी, मुझे अंदाजा था कि क्या फैसला आने वाला। और हुआ भी एग्जैक्टली वही। ये हम सबको, आपको भी सबको वही अंदाजा था कि 3 दिनों तक एसआईआर के खिलाफ तमाम दलदली ने सुनी सुप्रीम कोर्ट ने। एसआईआर की संवैधानिकता की जांच कभी नहीं की, जांच को छोड़ ही दिया उसको, और प्रभावी रूप से खुद को एक तरीके से ऐसी कोर्ट में बदल दिया जो कंज्यूमर कोर्ट्स में आप देखते हैं ना, ये वो फला, लॉजिक और कॉन्स्टिट्यूशन की बात आपने नहीं करनी, एक मध्यस्थता और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है उस टाइप की हियरिंग होती रही, जबकि मसला कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का था, उसकी गहराई में जाना चाहिए था, उसी को चैलेंज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वेदर एसआईआर इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। और जिन परिस्थितियों में चुनाव आयोग उसको करवा रहा है, जिन राज्यों के अंदर चुनाव सिर के ऊपर है बिल्कुल, उनमें वो एसआईआर पहले भी कराई जा सकती थी। सबसे बेहतर तो ये होता कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले करा देता। और सवाल ये उठा कि जो वोटर 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को चुनता है, वो 2025 और 26 के चुनावों में बाकी राज्य सरकारों को नहीं चुन सकता, क्योंकि वो अवैध वोटर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, जिस प्रिटेक्स्ट के ऊपर एसआईआर का ड्रामा किया गया वो क्या था कि विदेशी आ गए, इसके अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, असंवैधानिक वोटर आ गए। तो आप बताइए अब तक कितने बांग्लादेशी एसआईआर के अंदर पकड़े गए? बंगाल के अंदर भी बताइए, बिहार के अंदर भी बताइए, जहां जहां आपने चुनाव कराया वहां कराइए, बताइए। आज तक चुनाव आयोग ने बताया हो? जिनका ये फेवरेट शगल है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी, उन्होंने किसी ने बताया हो कि कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, कितनों के नाम पे बताया? किसी ने? किस लिए कर रहा था आपने? तो जो इसके पूरे की पूरी मंशा थी और इसको जो करने का तरीका था राम प्रकाश जी, जस्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और वेस्ट बंगाल में तो सारी हदें पार कर दी गई, दूसरे राज्यों के जजेस को बुला करके जिससे ऐसी क्या आफत आ गई थी भाई, इसी काम को 6 महीने पहले कर लेते आप। सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस पे स्टैंड लेता हुआ दिखाई दिया आपको किसी भी स्टेज के? तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को इस मामले पर पहले फैसला किए बिना और एसआईआर के बाद की सूचियों में सबसे स्पष्ट खामियों को भी ठीक करने के लिए बाध्य किए बिना बिहार चुनाव को जल्दबाजी में कराने की अनुमति दी,
लगातार दी। जिन लोगों के नाम काटे गए मृत बता करके, उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट के कहने से पेश किया गया। उसके बावजूद भी क्या हुआ? चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आप कुछ लोग ऐसे लोगों को लेकर के आए तो हम बात करेंगे। लोग लेकर के आए, क्या किया? तब इस मामले में कोई खास में तो इस बात का बचा ही नहीं था कि जो कोर्ट कह रहा है और जो कर रहा है उसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी थी। और जब चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे फेज और तीसरे फेज को आगे बढ़ाया, बिहार की तमाम शॉर्टकमिंग्स के बाद भी, तो उसमें बिल्कुल साफ हो गया कि इसके पीछे मंशा कुछ और है, जो दिख रहा है वो नहीं है। न्यायालय में इसकी संवैधानिकता पर दलीलें आराम से सुनी गई और तब इस मामले के कुछ मायने बचे ही नहीं। जिस तरीके से बिहार में हुआ, उसके बाद वही सारी चीजें बंगाल में होती चली गई। इवन उसके अंदर तो नई चीजें जोड़ दी गई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, जो कोई आपको और दिखाई नहीं दी। ऐसी क्या आफत आ गई थी गजब की बंगाल के अंदर? एक आफत का तो मुझे ना आपको पता है कि लंबे समय से चैलेंज थे दो भारतीय जनता पार्टी के सामने, इस देश की सत्ता के सामने, कि बिहार और अपने वेस्ट बंगाल को किसी भी हालत में कब्जा करना है। करके दिखाया कि नहीं दिखाया? और कोई बोल रहा हो तो आप बता दीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें, एसआईआर एक अटल सत्य तब से बन चुका था जब ये सारी चीजें होते चली गई, लोगों के साथ जाती होती चली गई और अदालत मुंह फेरती चली गई। और सारा संदेह तब दूर हो गया जब न्यायाधीशों ने खुले न्यायालय में ये कहा, और खासतौर पर बंगाल के दौरान, कि किसी को भी एसआईआर में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको याद होगा ना, ये बंगाल का चुनाव कमेंस होने से जस्ट पहले शेड्यूल डिक्लेयर हो चुका था। तब जब तक आपने एसआईआर को कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्ड नहीं किया, तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाधा नहीं डालनी है? ये बात हमने तब भी उठाई थी उस दिन हियरिंग के दौरान। तो आप सोच लीजिए कि जितनी भी हियरिंग हुई, हम हर स्टेज पे यही कहते गए, हर बात पे, कोई भी हियरिंग देखिएगा कि ये किस दिशा में जा रहा है, और आज वो फाइनल वर्डिक्ट के तौर पर सारे देश के सामने आ गए। इस याचिका के ताबूत में आखिरी कील कौन सी थी? एक अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान ठोकी गई, जब एक माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि लाखों लोगों जिनको मतदान के अधिकार से वंचित किया गया है, वो चिंता ना करें, वो अगली बार वो चुनाव में वोट कर सकते हैं। ये जस्टिस जयमाला बागची की टिप्पणी थी। उसी क्षण जो है न्यायालय ने अपने संवैधानिक दायित्व जो लोगों के प्रति है उसका परित्याग कर दिया था या नहीं कर दिया था? आप मुझे बता दीजिए इस बारे में। क्या अदालत की ड्यूटी नहीं बनती कि एक एक व्यक्ति का मताधिकार जो संविधान ने दिया है उसकी रक्षा की जाती? या आप ये कह सकते हो कि 27 लाख लोग चिंता ना करें, अगली बार वोट डालेंगे? ये सारी की सारी जो लीगल डेफिनेशंस हैं उनसे परे एक बात मैं कहूंगा, और सीधी सच्चाई ये है राम प्रकाश जी, कि संवैधानिक लोकतंत्र के सर्वोच्च अदालत ने पहले ही लाखों नागरिक मतदाताओं को मताधिकार के अधिकार छीनने से वंचित किया गया। अब तक 5 करोड़ 90 लाख का नाम बाहर हो चुका है और ये 10 करोड़ तक पहुंच सकता है जब तक सारे राज्यों के अंदर पूरा होगा। ये एक मोटा मोटा एस्टिमेट है, 150 लाख 50,000 वोट कम भी हो सकते हैं। ये जो पूरे का पूरा चीज जो थी ये अकल्पनीय है बेसिकली, कि न्यायालय एसआईआर को असंवैधानिक कैसे घोषित कर देगा जब उसने इतने दिनों तक इतने राज्यों के अंदर एसआईआर को चलते रहने दिया। नहीं तो फर्स्ट स्टेप पे रोक सकते थे, बिहार के अंदर ही रोक सकते थे, ये कह करके कि ये काम पहला होना चाहिए था, अफरा तफरी में मत कीजिए इसको। चुनाव आयोग आके फेरता चला गया, सॉरी माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट। जी सर, जिस तरीके से सुनवाई चली इतनी लंबी, और जो अभी जिसका आपने जिक्र किया, तमाम सारे सबूत रखे गए, जिंदा लोगों को सामने ला करके खड़ा किया गया, कि सीधे तौर पर ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई अगर जिन लोगों ने 2024 में सरकार को चुना, अगर वो राज्य की सरकारें नहीं चुन सकते हैं, वो वोटर नहीं रह जाते हैं, तो ऐसे में पूरा 2024 का चुनाव भी इनवैलिड हो गया। तो क्या कोर्ट को उस पर विचार नहीं करना चाहिए था? क्या कोर्ट को ये फैसला नहीं देना चाहिए था कि भाई 2024 का चुनाव रद्द करिए और इस नए वोटर लिस्ट के सहारे पूरा आम चुनाव जो है वो फिर से करवाइए और तब केंद्र की सत्ता बने? या फिर भाई बेहतर ये होता है कि अगर उस लिस्ट से 2024 की सत्ता चली है तो आप इस प्रक्रिया को रिव्यू करिए, जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, जो सही में वोटर हैं, उनको ऐड करिए और अगला चुनाव उस राज्य का जो है वो इस नई लिस्ट के सहारे होगा। क्या इस देश की जनता के हिसाब से वो बेहतर विचार करने योग्य जो है ये ऑप्शन नहीं थे? विश्वास होता जनता का कम से कम इसमें? राम प्रकाश जी, एक सबसे बड़ी चीज तो इसके अंदर एक और भी थी जिसको आप शायद मिस कर गए, वो था न्यायालय एक संतुलन का रास्ता बना करके कम से कम अपनी प्रतिष्ठा को तो बचाने का काम कर सकते थे। बिल्कुल। क्या इन 124 पेजों के अंदर कोई भ्रम बचा है कि आप किसी तरीके का लोकतंत्र के प्रति?
क्या न्यायालय ने कोई आवरण भी रखा क्या? मेरे को तो एक साधारण बात बता दीजिए, बंगाल का चुनाव कब होगा, बिहार का चुनाव कब होगा, वो 6 महीने पहले नहीं पता था, 5 साल पहले नहीं पता था कि अगला चुनाव कब होना है। अगर कोई इस तरह की एक्सरसाइज की जानी थी तो क्या पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था कि नहीं दिया जाना चाहिए? अदालत को ये बात देखनी चाहिए थी कि नहीं देखनी चाहिए? कम से कम आप न्याय करते ना करते, न्याय करते तो दिखाई देता। जो वोटर लिस्ट मई 2024 में वैलिड है, वो 2025 के अंत तक आते आते इनवैलिड कैसे होगी? क्या किसी जज ने ये सवाल पूछा? वकीलों ने तो खूब बहस की, सब तरह की चीजें की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर जब तक चाहे चिरस्थायी तौर पर शासन कर सकती है। क्यों? क्योंकि वोटर भी उसी को चुन रहे हैं, सिस्टम भी सारा उसी का है, एजेंसियां भी उसी के पास है, चुनाव आयोग भी उसकी कठपुतली है। और जो आखिरी लाइन जो योगेंद्र यादव ने कही कि देश के संविधान का एक जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था, उसके कुछ हिस्से आज भरभरा कर गिर गए, वो सबसे बड़ी चिंता की बात है रामप्रकाश। आप कम से कम न्यायप्रियता का, संवैधानिकता का, उसका एक भ्रम तो बना रहने देते, वो भ्रम भी क्यों तोड़ दिया? सवाल तो ये आएगा ना कि जब सब कुछ आपके सामने हो रहा है, आपको पता है कितनी हड़बड़ी में जल्दबाजी में किया जा सकता है, तो क्या आप चुनाव आयोग को सबक नहीं सिखा सकते थे कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर? ये होने दिया गया ना, ये क्यों होने दिया है? सवाल ये है। और जो जजेस हैं, उन्होंने जो भी फैसला दिया, उनका अपना विशेषाधिकार है, वो करें सारी की सारी चीज। लेकिन आने वाले समय में जो आज की तारीख में जो फैसला हुआ है, वो संविधान के संरक्षक के तौर पे उनकी जो भूमिका थी, उसको निश्चित तौर पे सवालों में तो लाया है। इस पे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। लोकतंत्र की मूल इकाई, लोकतंत्र का मूल आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है और हर नागरिक को वोट का अधिकार। चुनाव आयोग को यह अधिकार किसने दे दिया कि जिसको चाहे जब चाहे नागरिक मान ले, उसको वोट डालने दे, जब चाहे उसकी वोट काट दे और उसको वोट ना डालने दे। अगर देश में 10% वोट कट जाएंगे, इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या। फिर क्या हम पूरी दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहेंगे अपने आप को? क्या ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होगी या ये एक्सक्लूसिव डेमोक्रेसी होगी भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के हिसाब से? इसका कोई जवाब दे दो। न्यायपालिका पर सवाल इस देश के अंदर अवमानना की श्रेणी में है। लेकिन जो बड़े बड़े जो न्यायविद हैं जितने भी, सब ने इस बात पर सवाल किया कि ये हो क्या रहा है, और ये सबको पता था कि ये होने वाला है। इसमें किसी को भी झटका नहीं लगा, कोई भी हैरान नहीं हुआ। जिसने भी इस केस को, राम प्रकाश जी, हमने इसकी पहले से लेकर के आज तक की हर एक हियरिंग देखी, हर एक, और इस पर 20-30 कार्यक्रम तो शायद मैंने रात दिन किए, और हर एक में वही सवाल उठा कि आप किस तरफ खड़े, तय करो किस और हो तुम। चुनाव आयोग ने जिस मनमर्जी के साथ संविधान की धज्जियां उड़ाई है, मुझे आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर एक ही तो चीज है जो आपको जन्म से मिलती है, वो है वोट का अधिकार। ठीक, उसके लिए कोई वो नहीं, आपके घर पे आके वोटर आई कार्ड बनता है, सारी चीजें होती है। एन वक्त पे, चुनाव से एन पहले, जब आपको अपील भी निपटारा नहीं होता है, बंगाल में देख लीजिए, इसका कोई जवाब दे दीजिए। वोटों के जो 2 सीटों, तमाम सीटों पर हार और जीत का अंतर कितना है? कहा था ना एक जज साहब ने जो इसी बेंच में थे कि उस पर हम देखेंगे। अब देख लीजिए कितनी सीटों पे वो है जो SIR में वोट कटे हैं और हार जीत का अंतर है। कर लीजिए, अब आप क्या करेंगे? अब लकीर पीटते रहिएगा। वो जो भाजपा चाह रही थी वो तो हो गया ना, अब कुछ नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि ये आगे भी होता रहेगा। मुझे आशंका है कि ये 100% आगे भी हो जाएगा। जिस तरीके से इतने महत्वपूर्ण मसले को इतने लंबे समय तक निपटाया जाता रहा, कम से कम इसकी वैलिडिटी को तो आइदर वे डिसाइड कर देते, लोगों में भ्रम तो बना रहता। पहले बंगाल का चुनाव भी होने दिया आपने, उन्हीं परिस्थितियों में होने दिया। उनकी जो एप्लीकेशन थी, अपील्स थी, वो पेंडिंग थी, और उनका फैसला हुए बिना आपने चुनाव होने दिया। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप बताइए? आप हुई रिस्पॉन्सिबल, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट। आगे से हम जितने भी, हम ये माने कि जिन जिन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की अभी वर्तमान में सरकार नहीं है, उन सबके उन स्टेट्स में इलेक्शन के पहले इस तरीके की एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, लगभग तय हो चुका है अब ये? नहीं राम प्रकाश जी, अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा ना। अब तो पूरे देश में करा ही रहे हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। जो राज्य बचे हैं उनमें भी धुआंधार चल रहा है। अब तो पूरे देश में एक खास तरह का माहौल बना करके हर तरीके का किया जाए। और जो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के उदाहरण दिए, जो हरियाणा के उदाहरण दिए, जो उन्होंने कर्नाटका के उदाहरण दिए, जो उन्होंने दिल्ली के उदाहरण दिए, किसी का चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया? विपक्ष के नेता है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस दिया? क्यों नहीं है? आप
गलत बात होती है ना उनकी, तो गलत कह के उसको नकार देते, खारिज करते। लेकिन उस सब पर चुप्पी साध लेना, इसका क्या मतलब समझेंगे आप? बंगाल के अंदर 27 लाख लोगों को वोटर नहीं डलने दिया गया, उनकी जो अपील्स है वो पेंडिंग है, क्यों होने दिया आपने ये काम? है कोई जवाब किसी के पास? किस मुंह से जाएंगे आप इतिहास के अंदर, कैसे दर्ज होंगे, बता दीजिए। ज्ञानेश गुप्ता आज किसी पद पे है, ऐसा ना हो कि कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें भी आप जो इनसे पहले वाले थे राजीव अग्रवाल उनकी तरह ढूंढते फिर वो मिले ना। ऐसा कभी देश ने देखा नहीं था। सारे पूर्व चुनाव आयुक्त, सारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त खुले दिल से सबसे बात करते हैं, सब सवालों के जवाब आज भी देते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं। जो चुनाव में जातियां हो रही है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब किया गया है, वो सारी चीजें रोज लिखते हैं अखबारों के अंदर। कुरैशी साहब हो, लवासा साहब हो, रावत साहब हो, सारे के सारे इसलिए अवेलेबल हो। ये क्या कारण है कि ये मोदी के नवरत्न ही बाहर नहीं मिलते हमें? राजीव अग्रवाल की शायरी कहाँ गायब होगी? वेयर इज ही? ज्ञानेश गुप्ता कैसे दर्ज होंगे इतिहास के अंदर कि इस देश के लोकतंत्र की तबाही के लिए वो जिम्मेदार थे? और माननीय न्यायालय, उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। अब एक एक चीज समझ ले सर, ये जो जिस बहुत मजबूती के साथ टिप्पणियां एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने किया कि भाई संविधान के हिसाब से बिल्कुल खरा उतरता है एसआईआर, साथ में जो जो बेस बनाए गए सर, आने वाले चुनाव जो अभी जो चुनाव होने थे वो तो गए, जो इन राज्यों को हासिल करना मकसद था वो कर लिए गए। आने वाले चुनाव पर इसका सीधा असर जो है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए इस जनता को दिखाई देगा? कानून के हिसाब से भी जो हम लोग कानूनविद, ना मैं हूं ना आप हैं, और ना ही हम उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, हम उनके फैसले की समीक्षा कर रहे हैं कि इस देश में क्या स्थिति बन चुकी है, हम केवल समीक्षात्मक बात कर रहे हैं। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आने वाले समय में क्या वोट का अधिकार सुरक्षित दिखाई दे रहा है जनता का? वास्तव में जनता को वोट करने को भी मिलेगा? क्योंकि बहुत बड़ा आरोप तो सबूतों के साथ विपक्ष लगा ही रहा है कि कैसे कैसे वोट चोरी हुई। ऐसे में अब सरकार को वोटर चुनने की भी जरूरत नहीं है, जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं वो आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, सरकार को जितने वोट चाहिए उतने मिलेंगे। नहीं, राम प्रकाश जी, सवाल क्या है कि इस देश के अंदर वोट का अधिकार संविधान ने दिया और उसको सुनिश्चित करने का दायित्व किसको दिया? चुनाव आयोग को, नंबर एक, जो सारी की सारी परिस्थितियों को देखता है, और उसकी कहीं वहां कोई वायलेशन होती है तो उसके बाद अदालत। यही दिया ना, यही पूरा एक सिस्टम उसके अंदर दिया। मुझे आपके वोट की वैलिडिटी पे शक है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि राम प्रकाश राय इस देश के नागरिक नहीं है, इन कारणों से वोटर सूची में नहीं हो सकता, या मैं अपनी ड्यूटी छोड़ करके राम प्रकाश राय का नाम काटूंगा और फिर कहूंगा कि आप साबित करो कि आप इस देश के नागरिक हो। ये आपने कभी सुना था क्या 1950 से लेकर के आज तक? और जब नहीं सुना था तो आज क्यों सुन रहे हैं? ये जो 124 पेज का जो फैसला है ना, इसको आप पढ़िएगा जरा ध्यान से, इसमें आपको पता लगेगा कि इसके बाद क्या होने वाला है। बंगाल इसका एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बनने वाला है। अदालत ने आज स्पष्ट क्या किया? अदालत ने आज क्या कहा कि भारत के चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार नहीं है और उसके निर्णय केवल चुनावी मामलों पर लागू होते हैं। तो चुनावी मामलों के बाद जो लागू होते हैं तो उसके बाद उनको अपील का समय मिलना चाहिए था कि नहीं, और उनकी अपील डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए थी कि नहीं, और जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुई तब तक चुनाव कैसे करा सकते हैं इतने बड़े पैमाने पे लोगों के वोट काट के? लेकिन सत्ता में आते के बाद पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि नवनिर्वाचित जो सरकार है एसआईआर प्रक्रिया के आधार पर क्या कर रही है? जिनके नाम काटे गए थे उनके राशन कार्ड सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करने की तैयारी की जा रही है, जिनके नाम कटे। और अदालत इस मामले में अब तक कोई सत्ता संज्ञान नहीं लिया है। आप इसका कारण जान सकते हैं, और इस बारे में अगर ज्यादा डिटेल करेंगे तो आप भी कंटेम्प्ट की श्रेणी में आ जाए। ये समझना पड़ेगा आपको कि ये सारे का सारा मॉडल क्या है। जो मैंने आपको ओपनिंग में एक बात कही ना कि फादरलैंड के रास्ते पे जा रहे हो क्या? वहां पर दो तरह के नागरिक हैं इसराइल में, जिनको वोट का अधिकार है, जिनको वोट का अधिकार नहीं। उन्होंने उनके यहाँ घोषित है, आपने अघोषित तौर पर वो मॉडल लागू करके दिखा दिया, और अब ये पूरे देश में लागू होने वाले। अभी तक 5 करोड़ के आसपास वोट हुई है, 5 करोड़ और कट जाएंगे वोट। जो एसआईआर जिन राज्यों में हुई उनमें सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है। आप चाहे तो मैं अरे कब दे सकता हूँ, लेकिन इस सारे में उन लोगों का कसूर है जिनको अपनी अपील का निर्णय आने का इंतजार नहीं किया गया और उनको वोट डालने का अधिकार से महरूम कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव कंसिडरेशन में मामला होते हुए ये सबसे बड़ी चिंता की बात। और उसके ऊपर जो जस्टिस जयपाल बागची की टिप्पणी आई वो और भी खतरनाक संकेत। बिल्कुल, पिछले कुछ समय से हम ये लगातार देख रहे हैं कि अदालतों की तमाम सुनवाई के मामले में जज साहब लोगों की जो वर्बल टिप्पणियां हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं,
उसी एक टिप्पणी का एक रूप अभी हमने कुछ दिन बीच में देखा है, किस तरीके का एक बवंडर इस देश में आया जब यूथ को सीधे तौर पर सीजीआई की तरफ से निशाना बनाया गया। इसके अलावा तमाम अलग अलग मामलों में भी हम ये देखते रहे। इस मामले में भी हमने कुछ अलग नहीं देखा है, लेकिन एक बार फिर जनता का सवाल और बड़ा हो गया है जो न्यायपालिका के प्रति अविश्वास को लेकर के उनका था। और इस शायद ये एसआईआर एक और नया मामला होता अगर न्यायपालिका जनता के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती कि किस तरीके से जनता के लिए वास्तव में न्याय किया जाता है और कैसे उदाहरण बनाए जाते हैं। राजनीतिक दल, राजनीति में कोई भी नेता, चाहे वो जितने बड़े कद का बन जाए या फिर वो खुद को बड़े कद का घोषित करे, लेकिन जनता से बेहतर, जनता से ऊपर नहीं हो सकता था संवैधानिक नियमों के दायरे में रहते हुए। लेकिन न्यायपालिका ने इस मौके को भी शायद खो दिया है। आने वाले समय में जनता बताएगी, जनता का रिएक्शन बताएगा कि ये न्यायपालिका ने क्या खोया है और कितना विश्वास इस फैसले के बाद पाया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।